विशेष संवाद की इस श्रृंखला में आज हमारे साथ उपस्थित हैं जय साई दीपक जी, जो कि प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं उच्चतम न्यायालय और दिल्ली न्यायालय में, और साथ ही साथ भारतीय ज्ञान परंपरा के उन्नयन में भी उनकी बड़ी भूमिका आजकल हम देख रहे हैं। महोदय, आपसे मेरा पहला प्रश्न है कि अक्सर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता रहा होगा कि आईआईटी से पढ़ने के बाद भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति आप कैसे उन्मुख हुए। तो वही प्रश्न मैं दोबारा करना चाहूँगा आपसे, अपने दूरदर्शन के दर्शकों के लिए। जी, इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट हूँ मैं, और वहाँ से मेरा जो करवट बदला लॉ की ओर, दैट वाज प्राइमरीली बिकॉज मुझे ये लगा कि भारतीय संस्कृति या सभ्यता के बारे में बात करने वाले जितने भी आवाज़ें थीं उनको दबाया जा रहा था, या फिर जो आवाज़ें ठीक से बात कर सकती थी वो आगे नहीं बढ़ रही थी। मेरा ये मानना था कि मैं इस पोजीशन को ठीक से पब्लिक के सामने रख सकता हूँ, लेकिन किसी भी मुद्दे पे बात करने से पहले उस सब्जेक्ट में एक क्वालिफिकेशन पाना ज़रूरी होता है, वरना ओपिनियन तो हर आदमी के पास है, फ़र्क क्या है। तो इशू ये था दैट मेरे सामने दो विकल्प थे, एक था सिविल सर्विसेज और दूसरा है लॉ। सिविल सर्विसेज में जब आप एग्ज़ाम को क्लियर भी कर लेते हैं और भर्ती हो जाते हैं, आपको सिस्टम के अंदर रह के काम करना पड़ता है, लेकिन अगर आप वकील बन जाते हैं तो आपके पास सिस्टम का एक समझ भी होता है और बोलने की जो क्षमता है उसको दबाना भी मुश्किल होता है। सो द आइडिया वाज, आप पहले अपने आप को ट्रेन कीजिए और फिर इन बातों पे बात करना शुरू कीजिए। पुस्तक तो मेरे दिमाग में बहुत सालों से था, लेकिन उसके लिए अनुभव जो चाहिए था वो मेरे पास नहीं था। क्वालिफिकेशन के अलावा अनुभव का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि आपके पास एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है कि कानून सांस्कृतिक विषयों पे और सभ्यता के मुद्दों पे कैसे काम करता है, सर्वोच्च न्यायालय इन मुद्दों पे कैसे अपने ओपिनियंस देती है, उसका प्रोसेस क्या होता है, इसको समझना ज़रूरी होता है। जब मुझे लगा कि मेरे पास एटलीस्ट थोड़ा बहुत अनुभव है और इस सब्जेक्ट का नॉलेज है, उसके साथ साथ लॉकडाउन हुआ, तब मुझे लगा कि एक समय ने एक विंडो दिया है जिसका मैं सदुपयोग कर सकता हूँ। तो उस दौरान मैंने 6 महीने इस पहले पुस्तक पे काम किया था, और मैंने उस पुस्तक को सिर्फ ऐतिहासिक नज़रिए से नहीं लिखा है। इतिहास और संविधान को अलग अलग डब्बों में समझना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, दोनों को साथ में समझना ज़रूरी होता है। तो इस संदर्भ में मैंने लिखना शुरू किया, तो इसी का नाम है इंडिया दैट इज़ भारत। हाँ जी। जो पहले एक त्रयी था, अब ये त्रयी नहीं रही, क्योंकि इट इज़ नाउ बिकम अ क्वाड्रिलॉजी, क्योंकि लिखते लिखते अभी ये समझ में आ गया कि इतना मटेरियल है, एक और भाग की ज़रूरत है जी। तो ये ख़त्म होगा जनवरी 2025 में, जो भारतीय गणराज्य का 75वां साल होगा। दैट विल बी द 75th ईयर ऑफ द रिपब्लिक। सो अब तक 2 भाग निकल चुके हैं, पहला है इंडिया दैट इज़ भारत और दूसरा है इंडिया भारत एंड पाकिस्तान। सिविलाइजेशन, भारतीय दृष्टिकोण से जब हम बात करते हैं तो सभ्यताओं की विविधता हम देखते हैं, समग्रता से देखें तो वास्तव में विविधताएं हैं सभ्यता में भी, फिर भी हम एक उसे भारतीय सभ्यता का नाम देते हैं। तो इसमें कितनी समग्रता है, संपूर्णता है? एक्चुअली आपके प्रश्न के 2 भाग हैं। मैं पहले भाग को मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। उपशीर्षक में जहाँ पे मैंने सिविलाइजेशन या सभ्यता का उपयोग किया है, लोगों को लग रहा है कि ये भारतीय सभ्यता की बात हो रही है। मेरा ये कहना है, उपनिवेशिकता का एक लेट्स से मकसद ये था कि भारतीयों को वो सभ्य बनाएंगे। अच्छा जी, वो अपने शब्द भी उन्होंने, ठीक है जी। तो उनका ये मानना था कि हम यहाँ आएंगे और आपका उद्धार करेंगे। तो उपनिवेशिकता जितनी बुरी चीज़ है हमारे नज़रिए से, उनके लिए ये एक नेसेसिटी था। दुनिया के बाकी जितने भी समुदाय थे या समाज थे, उनको उनके स्तर पे लाने के लिए, दिस वॉज द ब्रिटिश मेंटालिटी। तो उपनिवेशिकता और सिविलाइजेशन, आप उस सिविलाइजेशन को जब देखेंगे आपको लगता है कि ये भारतीय सिविलाइजेशन की बात हो रही है, आप इसको नाउन के बेसिस पे देख रहे हैं। उनके लिए वो एक वर्ब है, मतलब ये एक क्रिया है, आपको सभ्य बनाने का ये एक लेट्स से प्रोसेस है। तो मैंने उसको इस नज़रिए से इस्तेमाल किया है। तो इसके 2 अर्थ निकल सकते हैं, दैट्स पॉइंट नंबर 1। 2, जब आप भारतीय सभ्यता की बात करते हैं, सभ्यता अपने आप में
मेरे हिसाब से उसकी परिभाषा में विविधता है। विविधता से एक सभ्यता की जो यूनिटी है वो कम नहीं हो जाती है, इनफैक्ट वो उसको ज़्यादा दर्शाता है। तो दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है सिविलाइजेशन के लिए, एक है पैमाना, स्केल, दूसरा विविधता। बट देयर इज अ थर्ड रिक्वायरमेंट, स्केल भी है और डाइवर्सिटी भी है, तो आप इसको एक सभ्यता कैसे कहेंगे? तो इस सबको जोड़ने के लिए एक सूत्र होना चाहिए। तो तीनों रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो भारत एक सभ्यता है डिस्पाइट मल्टीपल डाइवर्सिटीज़। इसको हम पहली बार इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में बहुत सारे लेखकों ने ऑलरेडी लिख रखा था। क्योंकि जब हम भारतीय सभ्यता की बात कर रहे थे, ब्रिटिशर्स ने कहा आप एक कॉम नहीं है, एक नेशन नहीं है, एक सिविलाइजेशन नहीं है, आप मल्टीपल सिविलाइजेशंस हैं, क्योंकि उनको अपना अधिकार यहाँ पे जताना था। और हम एकजुट होकर अगर लड़ेंगे तो सबसे पहला सवाल ये उठेगा, आप एक दूसरे के साथ जोड़ के कैसे लड़ सकते हैं, क्योंकि आप दोनों तो अलग हैं। तो इसको रिबट करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए हमने बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी उसी दौरान भारतीयों ने, ये दिखाने के लिए कि यूरोप का जो नज़रिया है एक नेशन को समझने का, आप उस नज़रिए को भारत पे थोपिए मत, क्योंकि हमारा और आपका सोचने का जो तरीका है वो बहुत ही अलग है। ये हमारा बेसिक पोजीशन है जी। और भारत पहले एक सभ्यता है, उसके बाद राष्ट्र है। सो दिस इज बीन आवर पोजीशन। राष्ट्र जो शब्द है वो वैदिक शब्द है, जबकि वो फ्रेंच शब्द जी। राष्ट्र को आप सीधा स्टेट में अनुवाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र जो है एक कल्चरल एंटिटी है, स्टेट जो है वो राज्य बन जाता है, जो एक पॉलिटिकल एंटिटी है। तो हम जब भी हिंदू राष्ट्र या किसी और राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र और राज्य के बीच का जो अंतर है वो हम मिटा देते हैं, लेकिन उसका अंतर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, भारत एक सभ्यता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे सब आइडेंटिटीज़ भी हैं। तो जब आप भारत को किसी यूरोपियन देश के साथ कंपेयर करते हैं, आप भारत के साथ बहुत अन्याय करते हैं। आपको भारत को यूरोप के साथ कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक सब कॉन्टिनेंट है। एंड जितना डाइवर्सिटी भारत के अंदर है उतना यूरोप के अंदर भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ शेयर लैंग्वेजेस। वहाँ पे भाषा के बेसिस में बहुत सारी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। भारत में भाषा के बेसिस में लड़ाई कभी नहीं हुई है, और अगर हुई भी है 47 के बाद ज़्यादा हुई है, उसके पहले नहीं हुई है। तो ये आपको दिखाता है कि आपने अंग्रेजी माइंडसेट या उस मेंटालिटी को अपनाने के बाद आपके अंदर अलगाववाद ज़्यादा हुआ है, पहले इतना नहीं था। आपके संबोधनों में आजकल राष्ट्रभाषा संस्कृत होनी चाहिए, इस पर कुछ ज़्यादा जोर है, जो कि बहुत चर्चित है अभी। लेकिन कई विद्वान ऐसे हैं, चाहे वो लेफ्ट या राइट कुछ भी हम नाम दें, वो बड़े इस विषय पर संदेहास्पद स्थिति में होते हैं और ये व्याख्यान करते हैं कि ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो इस बारे में आप उन विद्वानों को क्या जवाब देना चाहेंगे कि किस तरह से असंभव है? देखिए, हिब्रू जो भाषा है, जब इज़राइल सेटअप हुआ था 14 मई 1948 को, पूरी तरह से ऑलमोस्ट मर चुका था। ओके, क्योंकि यहूदी दुनिया भर में अलग अलग जगह पे थे और उनकी अपनी कोई एक भाषा नहीं थी। रशियन ज्यूज़ थे, इथियोपियन ज्यूज़ थे, यू हैड जर्मन ज्यूज़। इनके खान पान और वेशभूषा में भी कोई यूनिटी नहीं था। इजरायली क्विजीन नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जब इन्होंने इजराइल बनाया तो उन्होंने हर जगह से इस क्विजीन को अपनाया, या फिर मैक्सिमम जाके मेडिटेरेनियन होगा, लेकिन इजराइल का अपना खुद ज़्यादा नहीं है। एक आदमी थे जिनका नाम है यहूदा बेन एलिजियर। इनको उनके कालखंड में पागल माना जाता था, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं किसी भी हालत में हिब्रू को फिर से पुनर्निर्माण करूंगा और मैं उसको इजराइल का राष्ट्रभाषा बना के रहूँगा। जब ये मर रहे थे तब भी ये साकार नहीं हुआ था ये सपना, लेकिन उनके देहांत के बाद ये हो गया था, क्योंकि सोसाइटी ने ये डिसाइड कर लिया था कि हम इस चीज़ को अपनाएंगे और ये हमसे हो सकता है। तो प्रैक्टिकली जितनी भी चीज़ों में आपको जैसे कोई अड़चने नज़र आती हैं, मुझे लगता है उसका हल या फिर उसका जो सोल्यूशन है वो शुरू होता है और ख़त्म होता है आत्मविश्वास में। भारत और भारतीय सोसाइटी के अंदर पहले वो आत्मविश्वास पैदा करना ज़रूरी है, तब जाके आप इस सवाल को बेहतर एड्रेस कर पाएंगे। जिस निराशा के स्टेज में आज हम हैं और जो हम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में जितने हम दबे पड़े हैं,
उस चकाचौंध में हम पूरी तरह से हम मतलब वी आर कम्प्लीटली कॉट इन इट। जब तक हम इससे बाहर नहीं आएंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं आपको ये भी और एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये थोड़ा अनपॉपुलर एग्जांपल हो सकता है। मुस्लिम सोसाइटीज़ ने अपने कल्चर को वेस्ट के इन्फ्लुएंस से बेहतर बचा रखा है। तो आपको अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए वो क्या सही कर रहे हैं जो आप गलत कर रहे हैं। आपने अभी तक ये सवाल नहीं किया है। तो ये जो सवाल है बाहर पूछ के कोई फ़ायदा नहीं है। दिस इज़ एन इंट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन और ये इंडिविजुअल लेवल पे भी पूछना चाहिए और सामाजिक लेवल पे भी पूछना चाहिए। शुरुआत होगी एजुकेशन से, क्योंकि कोई भी समाज अपने संस्कृति को आगे करती है एजुकेशन के द्वारा, और वहाँ पे जाके बात रुक जाती है, क्योंकि जब भी भारतीयकरण की बात होती है उसको भगवाकरण करार दिया जाता है और लोग उसको डिफेंड करने लग जाते हैं कि भगवाकरण नहीं है। उनको ये पूछना चाहिए कि अगर भगवा जो है भारत का रंग है तो भगवाकरण करना गलत क्यों है। ये सवाल करना ज़रूरी है। जब तक आप इस प्रश्न से भागेंगे और इससे पलायन करेंगे तब तक आपके अंदर कोई आत्मविश्वास नहीं होगी कि आप अपने संस्कृति को फिर से जी पाएंगे खुल के प्रॉपरली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंग्रेज़ी को पूरी तरह से छोड़ दो। अंग्रेज़ी का इस्तेमाल होगा दुनिया से बात करने के लिए, लेकिन एक दूसरे से बात करने के लिए अगर आपने अंग्रेज़ी का इस्तेमाल किया देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। भारतीय एयरपोर्ट में आपको भारतीय भाषाएं सुनाई देनी चाहिए, लेकिन आपको सुनाई देता है इंग्लिश। दैट्स योर आंसर। जय साईं दीपक जी, आपने अमूल्य समय निकाला हमारे लिए। तदर्थ मैं आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।